हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड पीएससी कॉरिडोर एंड दिस इज नितेश शर्मा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज्योग्राफी की सीरीज जिसका नाम है ज्योग्राफी विद यू। आज हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का एक बार हम कंटेंट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अर्थ की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग हुई है तो इग्नोर कीजिएगा। तो हम सोर्सेज पढ़ेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे हमें अर्थ के अंदर का पता लगता है कि अर्थ के अंदर में कैसे रॉक्स है, उनकी डेंसिटी क्या है और किस किस टाइप के आपको रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 लेयर्स होती हैं आपकी अर्थ की। फिर कंपोजिशन पढ़ेंगे हम अर्थ के इंटीरियर का कि कौन कौन से एलिमेंट्स ने हमारा अर्थ को बनाया हुआ है, और अर्थ की क्रस्ट का कंपोजिशन भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रॉक्स। आपके 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्निशियस और आपके सेकंड है सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम सोर्सेज देखते हैं कि किन किन चीजों से हमें पता लगता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। कुछ पहले है हमारे पास सोर्सेज ने हमने 2 चीजों में डिवाइड किया, एक डायरेक्ट सोर्सेज है और जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट सोर्सेज क्योंकि हम इनको डायरेक्टली इनको स्टडी कर पाते हैं। तो पहला हो गया आपके जो सरफेस रॉक्स, आपके जो अर्थ की क्रस्ट में जो सरफेस पे जो रॉक्स मिलते हैं, या फिर रॉक्स जो हमें आपकी माइनिंग से मिलते हैं। जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं, ड्रिल करते हैं, अर्थ में माइनिंग करते हैं, वहां से भी हमें कुछ रॉक्स आपके मिलते हैं। तो उन रॉक्स को स्टडी करके हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगता है। जैसे कि आपका जो डीपेस्ट ड्रिल है, आपका जो डीपेस्ट माइनिंग की गई है अभी तक अर्थ पे, वो आपके कोला में की गई है। कोला आपकी जगह है आर्कटिक ओशन में, और वो अभी तक की कितनी है डीपेस्ट माइनिंग कितनी है, वो 12 किलोमीटर है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास डायरेक्ट सोर्स है वो आपके वोल्केनिक इरप्शन है। देखिए जो मोल्टन मैग्मा होता है आपका, वो अर्थ की मेंटल जो आपकी लेयर है वहां से अर्थ ऊपर आता है। और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मोल्टन मैग्मा आपकी अर्थ पे आके लावा कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? लावा बोलते हैं। और उस लावा को हम, उस मैग्मा को हम आपकी लेबोरेटरी में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हमें पता लगता है कि उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए मिलता है। फिर सेकंड जो सोर्स है हमारे पास वो है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स हमारे पहले है मीटियोर्स। मीटियोर्स का जो मटेरियल होता है और जो उनका स्ट्रक्चर है वो आपका सिमिलर टू अर्थ का जो मटेरियल और जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उससे सिमिलर होता है। तो इस वजह से मीटियोर्स को हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज में डाला है, और इनकी आपके मटेरियल और स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम अर्थ के मटेरियल के बारे में और अर्थ के इंटीरियर के जो आपका मटेरियल है उसके बारे में हमें पता लगता है। सेकंड है हमारे पास ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन का एक रूल है। जो ग्रेविटेशन है आपकी वो पोल्स के पास कम है और इक्वेटर के पास आपकी पोल्स के पास आपकी ग्रेविटेशन ज्यादा होती है, इक्वेटर के पास आपकी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो वाई क्वेश्चन आपका अराइज होगा, तो वाई हम ऐसा क्यों है वो बताता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है आपका सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर तक वो आपका ज्यादा होता है, और वो डिस्टेंस आपका जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होता है वो पोल्स की तरफ आपका डिक्रीज होने लगता है। और इसी वजह से आपको पोल्स पे डिस्टेंस कम होने की वजह से बिटवीन सेंटर एंड द पोल्स, बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड पोल्स, वो जो आपका ग्रेविटी की वैल्यू है वो आपकी पोल्स पे ज्यादा होती है और इक्वेटर पे आपकी कम होती है। सेकंड देखिए ग्रेविटी एनोमली। अब आप एक चीज समझिए, जो अर्थ में आपका मास ऑफ मटेरियल है, जो मटेरियल है अर्थ में वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी वजह से अलग अलग जगह पे आपको उस मास ऑफ मटेरियल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वैल्यू ऑफ ग्रेविटी देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम 2 रीजन का या 2 जगह का हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, आपका कुछ डिफरेंस आएगा। उसी ग्रेविटी के डिफरेंस को हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं, और इसको स्टडी करके हमें पता लगता है कि कौन सी जगह पे किस मटेरियल की कितनी डेंसिटी है, कौन सी जगह पे किस मटेरियल की कितनी डेंसिटी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। फिर उसके बाद हमारे फिर इससे ही हम इंटीरियर का पता लगाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कैसे ग्रेविटी की वैल्यू स्टडी करके। उसके बाद फिर हमारे पास एक और तरीका है मैग्नेटिक सर्वे का। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूज होती है, और उसके थ्रू हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका मैग्नेटिक मटेरियल, देखिए अर्थ में भी, अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर आपका कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होता है जैसे आयरन वगैरह होते हैं, तो उनकी हम स्टडी करते हैं। जब मैग्नेटिक सर्वे होता है तो उससे हमें पता लगता है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सा मटेरियल है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। और फोर्थ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आपका अर्थ के इंटीरियर का आपको पता लगता है वो है आपकी सिस्मिक एक्टिविटीज। देखिए सिस्मिक वेव्स आपने सुना होगा, जो कि 2 टाइप्स की होती है। आपकी एक प्राइमरी वेव होती है और एक सेकेंडरी वेव्स होती हैं। ये इनको हम अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं। जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो हम इन्हीं वेव्स को स्टडी करते हैं, और इन्हीं से पता लगता है कि कितनी इंटेंसिटी और कितनी आपकी
डैमेज होती है आपके अर्थक्वेक से, ठीक है, वो हम रिचर स्केल पे मेजर करते हैं। लेकिन जो सिस्मिक एक्टिविटीज है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे आपका, तो तब वहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और इनसे हम अर्थ के इंटीरियर में कैसे मटेरियल है, क्या डेंसिटी है, वो सब कैसे पता लगाते हैं। क्योंकि कुछ सिस्मिक वेव्स ऐसी होती हैं आपकी जो खाली आपकी सॉलिड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, कुछ सिस्मिक वेव ऐसी होती हैं जो आपकी सॉलिड, लिक्विड और आपके गैसियस मीडियम के तीनों के थ्रू ट्रेवल करती है। तो वहां से हमें पता लगता है कि अर्थ के अंदर लिक्विड है, सॉलिड है और कैसा मीडियम है, कौन सा मटेरियल है, क्या डेंसिटी है। चलिए, ये थे हमारे पास सोर्सेज जिनसे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगता है। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की। यहां से हम अर्थ की 3 आपकी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो 1 बाय 1 करके उनको पढ़ेंगे। जो पहली लेयर है हमारी, वो आपकी कौन सी है? पहली लेयर है आपकी क्रस्ट। ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये कितना अर्थ का वॉल्यूम कितना बनाती है? ये आपका 0.5 से लेकर 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम ये क्रस्ट आपकी बनाती है। और इसका कितना मास होता है? अर्थ का कितना मास क्रस्ट में है? वो मोर देन 1%, अराउंड 1% आप लगा लीजिए अर्थ का मास आपकी क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये देखिए, यहां पे अगर हम क्रस्ट की बात करें तो इसकी जो थिकनेस वो हमें दी हुई है वो है आपकी 0 to 100 किलोमीटर थिक आपकी क्रस्ट होती है। अब इस क्रस्ट में आपको जो यहां पे ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका वाटर है फ्रेंड्स। क्या है? आपका वाटर है। और देखिए, आप जो ये आपका सर्कल वाला यहां पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पे जो बिल्कुल आउटर लेयर है आपकी, जो डार्क ब्राउन लेयर है, वो आपकी क्या है? वो आपकी क्रस्ट है। फिर देखिए यहां पे अभी हम ये सारा की सारा यहां पे पढ़ लेते हैं। जो ओशन के नीचे आपको क्रस्ट मिलेगी उसको हम ओशनिक क्रस्ट कहेंगे। यहां देखिए माउंटेन्स है, लैंड वाली जो क्रस्ट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट वाली, उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। इनकी अलग अलग थिकनेस पाई जाती है। उसके बाद चलिए, फिर हमारे पास यहां पे एक लिथोस्फेयर लेयर होती है। ये लिथोस्फेयर जो लेयर होती है हमारे पास, वो आपका आउट क्रस्ट और आपकी अपर मोस्ट जो मेंटल होती है, उन दोनों को मिला के आपकी लिथोस्फेयर लेयर बनती है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। उसके बाद देखिए, यहां पे आपको ऑरेंज कलर, ये आपको थोड़ा डार्क ऑरेंज में एक एस्थेनोस्फेयर दिख रहा है, ये आपका मोल्टन स्टेट में होता है। ये भी हम पढ़ेंगे। पहली लेयर आपकी कौन सी है? क्रस्ट है। दूसरी लेयर आपकी कौन सी होती है? मेंटल होती है। देखिए, जो ऑरेंज वाली लेयर है ना, यहाँ पे आपकी ये आपकी मेंटल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेंटल आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है और आपकी मेंटल कहां तक जाती है? पूरी यहां तक जाती है। उसके बाद जो देखिए आपकी फिर कोर आ जाती है। ये पूरी आपकी क्या है? कोर है। थर्ड लेयर आपकी कोर 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है आपकी। एक तो लिक्विड कोर होती है जो और सबसे जो इनर वाली लेयर होती है आपकी, वो होती है आपकी सॉलिड कोर। ये चलिए हम सारा चीज पढ़ेंगे। पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। आपका क्रस्ट आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये सब मैंने आपको बताया है। फिर क्रस्ट आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, जहां ओशन होता है उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है आपकी, वो आपकी कम मिलेगी, 5 to 10 किलोमीटर मिलेगी। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो आपकी थिकनेस होती है 30 to 70 किलोमीटर आपकी होती है। ठीक है, तो ओशन में क्या है? देखिए यहां पे ध्यान से, इसकी जो थिकनेस है वो कम होती है। ठीक है, और आपको पता है कि जहां हम फ्लैट पोर्शंस पे रहते हैं, आप प्लेन्स पे रहते हैं, तो वहां प्लेन्स पे इसकी जो थिकनेस है वो आपको 30 to 70 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जहां पे कॉन्टिनेंट्स पे आपकी माउंटेन्स आ जाती हैं, वहां इसकी थिकनेस और ज्यादा हो जाती है। वहां थिकनेस देखने के लिए मिलती है 70 to 100 किलोमीटर। अगर अब हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी आपके ओशनिक क्रस्ट की आपको ज्यादा मिलती है, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी डेंसिटी होती है। उसके बाद अगर हम डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने के लिए मिलती है। कई बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं आपके ओशनिक क्रस्ट की, तो ये आपकी मेफिक होती है। मेफिक का मतलब क्या होता है? आपका आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट से बनी होती है और ये बेसॉल्ट रॉक से बनी होती है फ्रेंड्स। कौन से? बेसॉल्ट रॉक्स। आगे जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपके बेसॉल्ट रॉक्स है उनको बेसिक रॉक्स भी कहा जाता है और ये ज्यादा डेंस होते हैं आपके। ठीक है, तो बेसॉल्ट रॉक आपके क्या होते हैं? मोर डेंस होते हैं और आपके क्या होते हैं? डार्कर इन कलर होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम रॉक्स का पढ़ेंगे। और इसमें हैवियर सिलिकेट्स होते हैं, इसलिए इसको हम सीमा बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये सीमा का कॉन्सेप्ट है ना, और यहां पे आपको ये नीचे सियाल दिख रहा होगा। सीमा और सियाल का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? आपका एडवर्ड स्विस ने दिया था। बट ये जो कॉन्सेप्ट है अभी आपका आउटडेटेड हो गया, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कभी कुछ पूछ ले तो ठीक है। तो इन्होंने बोला था जो आपका सीमा है वो आपका सिलिका, यानी कि SI मींस सिलिका एंड Ma मींस आपका मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना है। तो ओशनिक क्रस्ट को इन्होंने क्या कहा? सीमा कहा। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को इन्होंने क्या कहा? सियाल कहा, जो कि आपका सिलिकन और एल्युमिनियम से मिलके बना है, इन्होंने कहा। फिर उसके बाद देखिए, जो और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका फेल्सिक रॉक से बना हुआ है, ओशनिक क्रस्ट आपका मेफिक रॉक से बना हुआ है। याद रखना डिफरेंस है इनके बीच में। फेल्सिक रॉक्स में आपके कौन कौन से रॉक्स आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ
पे, और ये किससे बना होता है? ग्रेनाइट और गैब्रो जैसी रॉक्स आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देखने के लिए मिलेंगे, और ये आपके एसिडिक रॉक्स होते हैं। जब हम लेक्चर में आगे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए इनकी डेंसिटी, कौन से रॉक से बने होते हैं, सियाल किसको बोलते हैं, सीमा किसको बोलते हैं। ये सियाल और सीमा वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड स्विस, उन्होंने दिया था, अभी आउटडेटेड हो गया, नया कंसेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए अभी हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके हमारी अर्थ बनी है। अगर हम पूरी की पूरी अर्थ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट हमारी अर्थ में पाया जाता है वो है आपका आयरन, फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे आपका सिलिकॉन, फोर्थ पे आपका मैग्नीशियम। एंड जैसे जैसे हम अगर और अर्थ के एलिमेंट को देखने जाते हैं तो ये आपका क्या दिया हुआ है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चंस इनसे आ जाता है कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए जो एलिमेंट्स आपके पूरे एंटायर अर्थ को बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके एंटायर अर्थ के लिए होगा। अगर हम खाली अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं, यानी कि 0 to 100 किलोमीटर तक की बात करते हैं, अगर हम अर्थ में अंदर जाते हैं तो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा आपको आयरन नहीं देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। फिर सेकंड पे आपका सिलिकॉन होगा, थर्ड पे एल्युमिनियम, और फोर्थ पे आपका आयरन, फिफ्थ पे आपका मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड अदर्स होते हैं आपके। फ्रेंड्स ये आपका इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। अर्थ की क्रस्ट की कंपोजिशन क्या है और एंटायर अर्थ की कंपोजिशन क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्लियरली आपको यहां बता रहा हूं और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए एक डायग्राम और मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। ये देखिए हमने अर्थ को क्या करा है, यहां पे ये जो आउटर लेयर होती है अर्थ की उसको क्या बोलते हैं, देखिए जो डार्क ब्राउन आपको यहां लेयर दिख रही है वो होती है हमारे पास क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर। जो मिडल लेयर होती है क्रस्ट के नीचे और क्रस्ट और कोर के बीच में उसको हम मेंटल बोलते हैं। ये वाली जो लेयर है आपकी, ये ऑरेंज कलर की लेयर है, डार्क ऑरेंज कलर की, इसको हम मेंटल बोलते हैं। रेड कलर की जो लेयर दिख रही है ये क्या है आपकी, मेंटल है। फिर आपको मैंने बताया कि कोर आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पूरा आपका कोर बनता है, ये आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर में कोर डिवाइडेड होती है। ये आपका क्या है, आउटर कोर है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में होता है, और ये आपका इनर कोर है जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होता है। चलिए अगर हम मेंटल की बात करते हैं, मेंटल आपकी सेकंड लेयर है, तो मेंटल आपकी कहां से कहां तक आपके अर्थ के इनसाइड जाती है, ये 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक क्या करती है फ्रेंड्स, एक्सटेंड करती है अर्थ के अंदर तक। और जो मेंटल की डेंसिटी होती है आपकी, देखिए जहां से आपकी मेंटल स्टार्ट होती है आपकी 100 किलोमीटर से, वहां पे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है, और जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं मेंटल के 2900 किलोमीटर से पहुंच जाते हैं तो आपकी जो डेंसिटी है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। फ्रेंड्स एक बात और याद रखिए कि जो हमारे पास जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे हम अर्थ में डीप जाएंगे तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी आपकी इंक्रीज होंगी। और वो किस वजह से इंक्रीज होती है उसका एक छोटा सा रीजन है, क्योंकि जब अर्थ हमारे पास इवॉल्व हो रही थी, अर्थ का जो भी चीजें हैं हमारे पास, जब अर्थ का इवोल्यूशन चल रहा था तो अर्थ बहुत तेज रोटेट कर रही थी। उस रोटेशन की वजह से जो सारे हैवियर एलिमेंट्स थे वो अर्थ के सेंटर में आ गए। ठीक है, और जो आपके लाइटर एलिमेंट्स थे वो आपके अर्थ के आउटर पोर्शन में आए, यानी कि क्रस्ट पे आए। तो लाइटर से लेके हैवियर तक आपके अर्थ के सरफेस से लेके अर्थ के सेंटर तक आपके एडजस्ट हो गए। जो आपके अर्थ के सरफेस पे आए वो सबसे लाइटर एलिमेंट्स थे, और जो आपके अर्थ के सेंटर में आए वो आपके सबसे हैवियर एलिमेंट्स थे। वो भी आपको अभी पता लग जाएगा। अर्थ का जो मेंटल होता है वो 83% ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम कंपोज करता है और 67% ऑफ द अर्थ का मास, और ये सिलिकेट रॉक से बना होता है जो कि आपके रिच होते हैं आयरन एंड मैग्नीशियम में। और हम कहते हैं ये बना होता है आपका OSM से, यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर यहाँ देखिए अब जो अर्थ का जो मेंटल है ना, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आते हैं। उन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपके कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन होती है मेंटल में। अब आप सोच रहे होंगे कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन क्या होती है, चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपको जो ब्राउन वाली लेयर दिख रही है ये आपकी क्या है, ये क्रस्ट है। इसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। और आपको पता होगा टेक्टोनिक मूवमेंट्स, यानी कि जो प्लेट मूव्स करती हैं, हम उनको क्या, जो मैंने आपको भी बताया था फिगर में कि लिथोस्फीयर होता है जो कि आपके अपर मेंटल प्लस क्रस्ट से बना होता है। लिथोस्फीयर किससे बना होता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से बना होता है। तो पूरी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है ना, ये आपका पूरा देखिए, ये जो ऑरेंज सेक्शन है आपका, ये यहाँ पे क्या होता है, आपका हॉट मैग्मा होता है जो कि आपकी लिक्विड की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे आपके करंट्स होते हैं जिनको हम कन्वेक्टिव करंट्स बोलते हैं। उसकी वजह से आपकी जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं। जब हम आपका कॉन्टिनेंटल रिफ्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सब समझ में आएगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, क्या होती हैं। अभी बस मैं आपको कन्वेक्टिव सर्कुलेशन के बारे में बताता हूं। देखिए ये पूरा जो आपको एनक्लोज्ड दिख
दिख रहा है, ये आपका क्या है, कन्वेक्शन सेल है। ऐसे यहाँ पे आपके दो सेल्स हैं, एक सेल ये है आपका, एक सेल ये है, ठीक है। जितना इंटीरियर में होगा उतना ज्यादा आपको हॉट मैग्मा मिलेगा और थोड़ा सा उसके ऊपर होगा वहां पे आपको कोल्ड मैग्मा होगा, लेकिन ये मैग्मा आपका लिक्विड स्टेट में होता है और यहाँ पे आपके कन्वेक्टिव करंट्स बनते हैं। देखिए इस करंट की डायरेक्शन आपकी ये है और दोनों करंट्स की डायरेक्शन आपकी अपोजिट जा रही है। तो जो ऊपर वाली जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, ब्राउन वाली जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल आपका जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, वो क्या करेंगी, देखिए आपको मूवमेंट दिख रही है, वो भी आपकी इन्हीं कन्वेक्टिव जो सेल्स हैं इनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव करती हैं। क्या होता है, ये दोनों प्लेट्स इधर मूव करेंगे और जो मैग्मा है वो यहां से आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहां पे आपकी वोल्केनिक माउंटेन बन जाएगी। तो ये ऐसे आपका फ्लो करती हैं। बाकी देखिए ये वाला और एक आपको मैं बताता हूं चीज, ये देखिए आपका करंट क्या है इस डायरेक्शन में, और जो दूसरा करंट है आपका ये वाला, वो भी आपका ये क्या है, आपकी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहां क्या होता है, इस वाली प्लेट को भी इधर मूव कराता है और जो ऊपर वाली प्लेट है वो भी दोनों से क्या करती है, कोलिजन होता है प्लेट्स के बीच में। और इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, आपका जो आपकी लाइटर प्लेट होती है वो आपकी जो आपकी हैवियर प्लेट होती है वो आपकी क्या कर जाती है, नीचे सबडक्ट कर जाती है फ्रेंड्स, और ये आपको जो लाइटर प्लेट होती है वो इसके ऊपर चली जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सबडक्शन ऑफ हैवियर प्लेट, याद रखना। तो ये आपके कन्वेक्टिव सर्कुलेशन है, ये आपके जो आपको मैंने बताया था कि इसमें आपके मेंटल में आपके जहां पे आपके एस्थेनोस्फेयर में आपका मोल्टन मैग्मा होता है लिक्विड फॉर्म में, वो आपका वहां पे आपकी कन्वेक्टिव सेल सर्कुलेशन होती है और उसकी वजह से आपकी लिथोस्फेयर जो प्लेट्स है वहां मूवमेंट होती है। फ्रेंड्स यहां देखिए आपका मेंटल कहां से कहां होती है, ये देखिए हमारे क्रस्ट तो हमने देख लिया ना पूरा, अभी क्रस्ट के बाद जो हमारे पास मेंटल है वो यहां से पूरा एक्सीड करती है 100 किलोमीटर से लेके आपका 2900 किलोमीटर तक जाती है। और जो मेंटल का जो अपर पोर्शन होता है, अपर जो मेंटल होती है वो आपकी क्रस्ट के साथ मिलकर आपका लिथोस्फेयर बनाती है और इनसे हमारी लिथोस्फेयर प्लेट्स बनती है। जो देखिए यहाँ पे आपको एस्थेनोस्फेयर दिख रहा है आपका डार्क ऑरेंज में, ये एस्थेनोस्फेयर आपका मोल्टन मैग्मा होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोल्टन मैग्मा, जहां पे आपके कन्वेक्टिव सेल सर्कुलेशन होती है। और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यानी कि जो अपर मेंटल होती है वो क्रस्ट के साथ जो मिलकर लिथोस्फेयर बनाता है। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स को जो मूवमेंट होती है, जो आपके मूवमेंट होती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, वो इन्हीं कन्वेक्टिव सर्कुलेशंस की वजह से होती है जो आपकी एस्थेनोस्फेयर में होती हैं। तो एस्थेनोस्फेयर में हॉट मोल्टन मैग्मा, यहां पे आपके कन्वेक्टिव सेल सर्कुलेशन, और उसकी वजह से आपके जो लिथोस्फेयर है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपकी मूव करती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एस्थेनोस्फेयर के बारे में। ये एस्थेनोस्फेयर आपका अपर मेंटल के नीचे पाया जाता है और यहां पे आपको मोल्टन मैग्मा मिलता है। देखिए स्टार्ट्स आफ्टर लिथोस्फेयर, मैंने आपको बताया लिथोस्फेयर आपका क्रस्ट प्लस अपर मेंटल बनाता है। देखिए मैं इतने अच्छे से बार बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूं, आपको सब यही आपको लर्न कर लीजिए, सब यही याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। ये आपका लिथोस्फेयर के बाद स्टार्ट होता है। लिथोस्फेयर में आपका क्रस्ट प्लस अपर मेंटल आता है, तो एस्थेनोस्फेयर आपका मेंटल का पार्ट है जो कि अपर मेंटल के नीचे आता है। अपर मेंटल क्या होगी, आपकी सॉलिड होगी क्योंकि वो लिथोस्फेयर में है, वो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है वो मूव करती हैं, ठीक है। तो अपर मेंटल आपकी सॉलिड हो गई और जो अपर मेंटल के नीचे आपका क्या मिलता है, एस्थेनोस्फेयर, जो कि आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है और इसकी डेंसिटी क्या होती है 3.4 ग्राम पर क्यूब। फिर अपर पोर्शन जो आपका मेंटल का होता है वो एक्सटेंड करता है आपका 400 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो मेन सोर्स है आपका मैग्मा का, देखिए फ्रेंड्स वोल्केनिक जो इरप्शंस आपके होते हैं वो आपका मैग्मा आता है ऊपर, और जब वो मैग्मा आपके अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है तो हम उसे लावा कहते हैं। और ये जो लेयर होती है हमारे पास ये सेमी मोल्टन स्टेट में होती है, तभी यहाँ पे कन्वेक्टिव सर्कुलेशंस आपकी पाई जाती हैं। हाईली विस्कस मैग्मा होता है, ये मैकेनिकली वीक लेयर होती है और डक्टाइल लेयर होती है। और जो प्रॉपर्टीज है आपकी एस्थेनोस्फेयर की, जो कन्वेक्टिव सेल सर्कुलेशंस है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस आते हैं, मेंटल में कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन होता है मेंटल में, वो यही है। और जो इसमें क्या होता है उसके बाद, तो ये एस्थेनोस्फेयर किस में हेल्प करते हैं आपके सर्कुलेशंस, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में, जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है उसमें, और आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट में। देखिए आइसोस्टैटिक आपके लिए एक नया कंसेप्ट होगा, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आइसोस्टैटिक क्या करता है, ये आपका बैलेंस करता है। कहीं पे अगर आपकी माउंटेन्स ज्यादा ऊपर हो जाती है तो वहां पे आपका ज्यादा वेट हो जाएगा, तो आपके जो डिप्रेशन होते हैं वहां आपका वेट कम होगा, ये उन वेट्स को एडजस्ट करता है। क्या करता है, अर्थ पे कहीं ज्यादा वेट हो गया, कहीं कम वेट हो गया, तो उनको ऐसे बैलेंस करता है, उसको हम आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। जो लोअर मेंटल है आपकी वो एक्सटेंड करती है आपकी बियॉन्ड एस्थेनोस्फेयर। फिर हमने अपर मेंटल की बात की, एस्थेनोस्फेयर की बात की, अब हम लोअर मेंटल की बात करते हैं तो आपकी एस्थेनोस्फेयर के नीचे जाती है। एस्थेनोस्फेयर आपका सेमी मोल्टन स्टेट में हो गया, इसके नीचे आपकी लोअर मेंटल आती है जो कि आपकी सॉलिड स्टेट में होती है, याद रखना ये। चलिए अब हमने आपको एस्थेनोस्फेयर फिगर में दिखा दिया, मेंटल दिखा दी, और अगर हम यहाँ पे देखिए लिथोस्फेयर भी मैं आपको बता चुका हूं, ये आपका क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल होता है, यानी कि आपका कौन सा पार्ट होता है, आपके एस्थेनोस्फेयर
के ऊपर वाला पार्ट ये आपका सॉलिड होता है पूरा, और जो लिथोस्फीयर की थिकनेस होती है वो याद रखना आपकी थिकनेस जाती है 10 to 200 किलोमीटर आपकी लिथोस्फीयर की थिकनेस होती है, क्योंकि आपकी क्रस्ट और अपर मेंटल, जो आपकी अपर मेंटल है वो आपकी 200 किलोमीटर तक ही होती है। 200 किलोमीटर के बाद आपका एस्थेनोस्फीयर आ जाता है, जो कि आपका 200 किलोमीटर से लेके, देखिए एस्थेनोस्फीयर आपका कहां से कहां एक्सटेंड करता है, 200 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक, और इसी 200 किलोमीटर के बीच में आपको सेमी मोल्टन स्टेट में आपकी कन्वेक्टिव सर्कुलेशंस मिलती हैं, कन्वेक्टिव सेल सर्कुलेशन, और उनकी वजह से आपके जो लिथोस्फीयर है वो मूव करता है, यानी कि लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव करते हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब फ्रेंड्स हम आते हैं कोर के बारे में। ये आपकी बिल्कुल इनरमोस्ट लेयर है आपकी अर्थ की, और थर्ड लेयर है ये आपका 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम बनाती है और 33% ऑफ द अर्थ का मास। इसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे, अर्थ में डीप इनसाइड जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। देखिए खुद आपको पता है प्रेशर ओवरलाइन जो मटेरियल होता है उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। फ्रेंड्स कोर है हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आउटर कोर है और एक आपकी इनर कोर है। जो आपकी आउटर कोर है वो आपका 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। इनर कोर उसके बाद 5100 किलोमीटर से लेके आपका 6300 अराउंड बोलते हैं किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ तक जाती है। अब जो आउटर कोर है उसमें मेन बात है ये आपकी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ये देखिए कोर हमारी जो बनी होती है वो आउटर कोर हो या इनर कोर हो, वहां कौन से एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, निकल प्लस आयरन, उसको हम नाइफ बोलते हैं, Ni+Fe, ठीक है। और इनर कोर भी हमारे पास निकल प्लस आयरन से बनी होती है। बट डिफरेंस क्या है, जो आउटर कोर है वो हमारी लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर हमारी सॉलिड स्टेट में है। देखिए मटेरियल एक ही है, तो आप ये सोच रहे होंगे अब ये लिक्विड स्टेट में क्यों है आउटर कोर आपकी। देखिए आउटर कोर में इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर नहीं हो पाता है, और जो हम मटेरियल होता है इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर नहीं होता है कि उस आउटर कोर वाले मटेरियल को वो आपका सॉलिड स्टेट में रख पाए और वो आपका लिक्विड स्टेट में रह जाता है। याद रखिएगा फिर इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर आउटर कोर के मटेरियल पे नहीं हो पाता है कि वो उसे सॉलिड स्टेट में रख पाए, इसलिए आपको लिक्विड स्टेट में आउटर कोर पे देखने को मिलता है। और जब हम इनर कोर की बात करते हैं तो यहां टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो उसको किस में रख पाता है फ्रेंड्स, प्रेशर भी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इनर कोर को आपका सॉलिड स्टेट में रख पाता है, और इसलिए आपको इनर कोर सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिलती है। देखिए ऑब्वियसली बात है आउटर कोर आपकी बाहर वाली कोर है तो यहाँ डेंसिटी आपको कम देखने के लिए मिलेगी 10 to 12.5 ग्राम्स, और अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं आपकी इनर कोर की तो 12.7 to 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में आपका आता है कि कोर की डेंसिटी कितनी है तो आप कोर की डेंसिटी बोलोगे 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड्स ये था हमारे पास अर्थ की लेयर्स के बारे में। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी की। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम अर्थ में डीप इनसाइड जाएंगे तो वहां क्या होता है, डेंसिटी चेंज होती है। डेंसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि वहां पे आपका मटेरियल चेंज होता है। मैंने आपको बताया था ना जब अर्थ तेजी से रोटेट कर रही थी तो क्या हुआ, उस रोटेशन की वजह से, बहुत तेज रोटेशन थी, उस रोटेशन की वजह से जो आपका हैवियर एलिमेंट से, जो आपका सबसे हैवी आपका मटेरियल था वो अर्थ के सेंटर की तरफ चला गया, और जो आपके लाइटर एलिमेंट से लाइटर मटेरियल था वो आपके अर्थ के सरफेस की तरफ रह गया। यानी कि अगर हम अर्थ के सरफेस से डीप इनसाइड जाते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ तो आपको लाइटर से हैवियर मटेरियल देखने के लिए मिलता है। और देखिए दीज लेयर्स आर डिफरेंट इन रॉक कंपोजिशन। ये जितनी भी लेयर आपकी क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, यहाँ पे आपको सब डिफरेंट रॉक्स मिलेंगे, डिफरेंट कंपोजिशन मिलेगी मटेरियल की, जो कि आपकी डिफरेंट है एक दूसरे से, किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए जो क्रस्ट में आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वहां पे उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी, मेंटल में अलग होगी, तभी तो इनकी डेंसिटी में डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, टेम्परेचर और प्रेशर में तभी तो डिफरेंसेस होते हैं ना डेंसिटी में, जब इनका मटेरियल अलग है, और वो मटेरियल अलग होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करती हैं। तो जैसे हम एक जोन से यानी कि एक लेयर से दूसरी लेयर में एंटर करते हैं तो क्या होता है, आपका एक लेयर में जो ऊपर वाली लेयर में जो अलग मटेरियल था दूसरी लेयर में जाते ही हमें अलग मटेरियल देखने के लिए मिलता है, तो एक ट्रांजिशन जोन टाइप का बन जाता है, और इसी ट्रांजिशन जोन को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। देखिए ऑल लेयर्स आर सेपरेटेड थ्रू अ ट्रांजिशन जोन, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन क्या होता है, यहाँ पे हम एक मटेरियल से, जो कुछ रॉक्स हैं, यहाँ पे हम कुछ रॉक्स हैं वो उनका अलग मटेरियल है, और हम जब दूसरी लेयर में जाएंगे तो वहां पे जो रॉक्स है उनका अलग मटेरियल होगा, उनकी अलग
अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो वहां पे हम जा रहे हैं, उनकी डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। जैसे हम नीचे आते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो मटेरियल अलग हो गए, रॉक्स अलग हो गए, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई। तो आपका जो ऊपर वाली लेयर में जो रॉक्स थे वो अलग थे, नीचे वाली लेयर में मिलेंगे रॉक्स अलग मिलेंगे। तो जैसे ही वो रॉक्स की आपकी प्रॉपर्टीज या फिर मटेरियल चेंज होता है तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन बोल देते हैं, और उसी को हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। दीज ट्रांजिशन जोन्स आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या कि वो आपका जो मटेरियल है वो आपको कॉन्टिन्यूअसली नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चेंज हो रहा है। उस मटेरियल की चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, आपका डिसकंटिन्यूटी। और इसी के हिसाब से हमने आपकी डिसकंटिन्यूटीज आपके यहां पे देखते हैं, डिसकंटिन्यूटीज देखने को मिलती हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी है, ये देखिए मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी है, ये आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में आती है, ठीक है। तो ड्यू टू चेंज इन रॉक कंपोजिशन, रॉक की कंपोजिशन चेंज हो गई फ्रॉम रॉक्स कंटेनिंग फ्लेडस्पर अबव। अगर हम क्रस्ट में बात करें, जो क्रस्ट में रॉक्स हैं वहां पे आपका फ्लेडस्पर है, ठीक है। फ्लेडस्पर आपका एक मिनरल है, तो ये वाले क्रस्ट वाले जो रॉक्स है वहां पे आपको फ्लेडस्पर देखने को मिलता है। लेकिन हम जैसे ही हम नीचे जाते हैं टू रॉक्स दैट कंटेन नो फ्लेडस्पर बिलो, जैसे ही हम मोहोरोबिक के, मोहो जो आपकी डिसकंटिन्यूटी है इसके नीचे गए मेंटल में, तो यहां पे आपको फ्लेडस्पर देखने के लिए नहीं मिला, यहां पे आपकी रॉक्स की कंपोजिशन चेंज हो गई, और इसी चेंज की वजह से हम इनको ट्रांजिशन जोन की वजह से इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी कितनी कितनी डिसकंटिन्यूटी है। पहली आती है आपकी कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, जो कि आपकी अपर और लोअर क्रस्ट के देखने में, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में देखने के लिए मिलती है। यहां पे आपका कुछ मटेरियल का, रॉक्स का चेंज होता है, ठीक है। फिर मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। रैपिड डिसकंटिन्यूटी आती है आपकी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में। फिर आपकी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो कि आपकी मेंटल और कोर के बीच में होती है, और लेमन डिसकंटिन्यूटी आपकी मिलती है आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी है अर्थ में, इंटीरियर में, जैसे जैसे हम डीप इनसाइड अर्थ जाएंगे तो ये सारे के सारे आपके इंक्रीज करते हैं। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो रेट है इंक्रीज टेम्परेचर का वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है। टेम्परेचर जो सेंटर पे अर्थ पे देखने के लिए मिलता है 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आपकी अर्थ में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि वहां बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं अंडर हाई प्रेशर, और आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो उससे भी आपकी हीट जनरेट होती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। चलिए प्रेशर की बात करते हैं। ये भी आपका सरफेस से अगर हम सेंटर की तरफ जाते हैं अर्थ में, तो ह्यूज वेट की वजह से, और जो ओवरलाइंग रॉक्स है हमारे, वो आपके नीचे वाले रॉक्स पे प्रेशर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे अर्थ के, प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है। फिर डेंसिटी की बात करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका लाइटर एलिमेंट से हम हैवियर एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, तो डेंसिटी भी आपकी अर्थ की इंक्रीज करती है। ऊपर जो डेंसिटी देखने के लिए मिलती है वो आपकी अराउंड 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ पे आप देखेंगे तो आपकी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से आपके लिए डाल दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट देखिए, डेंसिटी ऑफ द अर्थ एट द एजेस ऑफ द कोर, याद रखना एट द एजेस ऑफ द कोर, ठीक है, इज कंपेरेटिवली हायर देन द डेंसिटीज एट द सेंटर ऑफ द कोर। सेंटर ऑफ द कोर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ, हम बिल्कुल नीचे पहुंच गए, बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए अर्थ के। और मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जो एजेस है जो कोर की, वहां पे डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और सेंटर ऑफ द कोर पे डेंसिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, जो आउटर कोर है वो हमारी सॉलिड स्टेट में है, व्हाइल इनर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। फ्रेंड्स, ये भी आपका गलत है, क्योंकि जो हमारी आउटर कोर है, अभी अभी मैंने आपको बताया, वो लिक्विड स्टेट में होती है और इनर कोर हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, नाइदर वन नॉर टू, कोई भी करेक्ट नहीं है। चलिए अब हम रॉक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से रॉक्स हमारे अर्थ में देखने के लिए मिलते हैं। रॉक्स क्या होते हैं, दे आर एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। देखिए कोई भी, अब एक रॉक में आपको बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, या तो एक रॉक का मिनरल हो सकता है या मोर देन वन मिनरल भी आपको रॉक में मिलते हैं, और इसी मिनरल्स की वजह से आपकी जो रॉक्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आपकी बनती है। जैसे कि कोई रॉक हार्ड है, कोई रॉक सॉफ्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग केमिकल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से कोई केमिकली सॉल्यूबल है, या फिर कोई आपका केमिकली रिएक्ट करता है, किसी का कलर कुछ है, किसी का कलर कुछ है, वो सारा इन्हीं के मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो हमारे दो मिनरल्स है, जो मोस्ट कॉमन मिनरल्स आपके रॉक्स में पाए जाते हैं, वो हमारा फ्लेडस्पर और क्वार्ट्ज है। और ये पेट्रोलॉजी क्या होता है, ये हमारे अगर जो स्टडी ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ये आपके क्लासिफाई किए गए 3 पार्ट्स में। पहला इग्नियस होता है, इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही रॉक्स हमारे अर्थ में बनते हैं। दूसरे सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा मेटामॉर्फिक। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखिए
जो हमारे इग्नियस रॉक्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई रॉक बनता है तो हमारा इग्नियस रॉक बनता है। और ये रॉक हमारा बनता कैसे है, जब हमारा बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। देखिए जो हमारा मैग्मा है, मैंने आपको बताया था ना, एस्थेनोस्फेयर में हमारे पास मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मैग्मा होता है, मोल्टन रॉक्स होते हैं एस्थेनोस्फेयर में, और एस्थेनोस्फेयर आपकी मेंटल लेयर में मिलता है आपको। तो वो मैग्मा आपका जब वहां से बाहर निकलता है, अर्थ की तरफ आता है, अर्थ के सरफेस पे आता है, या अर्थ की क्रस्ट में भी ये कई बार सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी रॉक्स हैं, सबसे पहले यही रॉक्स बनते हैं, और इन्हीं रॉक्स से आपके दूसरे रॉक्स आपके बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से। जब ये मैग्मा आपका अर्थ के सरफेस पे आता है या फिर अर्थ की क्रस्ट से, देखिए जब एस्थेनोस्फेयर से आपका मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आएगा तो वो अर्थ की क्रस्ट से होता हुआ आएगा। तो कुछ मैग्मा आपका अर्थ की क्रस्ट में सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है, और कुछ आपका मैग्मा जो अर्थ के सरफेस पे आता है उसको लावा बोलते हैं, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो वहां अर्थ के ऊपर आके सॉलिडिफाई होता है, तो उससे हमारे इग्नियस रॉक्स बनते हैं। सबसे पहले रॉक्स बनते हैं इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, बाकी सारे रॉक्स इन्हीं से बनते हैं। ये आपके क्रिस्टलाइन होते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आपकी लेयर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। देखिए स्ट्रेटा हम बोलते हैं लेयर्स को, स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि जहां पे आपकी लेयर्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको फॉसिल्स भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि देखिए आपकी हॉट मोल्टन मैग्मा आता है उसकी सॉलिडिफिकेशन के बाद, फॉसिल्स तो देखने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो इतना हाई टेम्परेचर होता है तो कुछ नहीं बचता है वहां पे फ्रेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन, इग्नियस जो रॉक्स हैं आपके वो उनमें भी डिवीजन हुआ है। पहला डिवीजन है बेसिस ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन, ये एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स, और फिर एक आपका हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहां कहां बनते हैं, अर्थ के अंदर बनते हैं, अर्थ के बाहर बनते हैं, वो देख लेते हैं। उनके बेसिस पे हम प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं, वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, और हाइपरबेसल रॉक्स होते हैं। चलिए ये पढ़ लेते हैं सारा। चलिए पहले हम देखते हैं जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखिए कुछ आपके जो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे थे, एक होता है हमारे पास एसिडिक रॉक्स, दूसरे होते हैं बेसिक रॉक्स। इनको कंपैरिजन करके हम देखेंगे, एसिडिक रॉक्स में आपका ज्यादा पोर्शन देखने के लिए मिलता है किसका, सिलिका का, अप टू 80% इन रॉक्स में आपका सिलिका मिलता है। फिर बेसिक रॉक्स में देखिए यहाँ पे बहुत कम प्रोपोर्शन होता है सिलिका का, अप टू 40%, ठीक है। अगर यहाँ पे 80% तो आपका सिलिका ही ले लेता है, तो अराउंड 20% आपका क्या मिलता है, लो प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स कौन सी, जैसे कि आपके आयरन ऑक्साइड होगी, एल्यूमिनियम, या फिर आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ये हमारी बेसिक ऑक्साइड्स है। तो 80% यहाँ पे आपका सिलिका हो गया, तो आपका 20% ये बेसिक ऑक्साइड्स देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसे ही बेसिक रॉक्स में आपका 60%, क्योंकि 40% यहाँ पे सिलिका हो गया, तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एसिडिक रॉक्स की बात करते हैं तो आपके लेस डेंस होते हैं और लाइटर इन कलर होते हैं। अब ये लेस डेंस क्यों होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी बेसिक ऑक्साइड्स है वो आपका बहुत कम प्रोपोर्शन में होती है, इसी की वजह से आपके लेस डेंस, इनकी डेंसिटी कम होती है, और ये लाइटर इन कलर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जो आपकी कॉन्टिनेंटल, जब हम क्रस्ट की बात कर रहे थे, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारे पास लाइटर होती है कलर में, और आपकी डेंसिटी भी और उसकी कम होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मैंने आपकी डेंसिटी बताई थी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम बात कर रहे थे आपके ओशनिक क्रस्ट की, तो वहां मैंने बताया था ओशनिक क्रस्ट आपकी बेसॉल्ट से बनी होती है, बेसॉल्ट रॉक से बनी होती है, और उसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा होती है, क्योंकि बेसॉल्ट क्या है आपका फ्रेंड्स, बेसॉल्ट आपका बेसिक रॉक है। क्या है, बेसॉल्ट बेसिक रॉक है। और जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो आपकी ग्रेनाइट से बनी होती है। ग्रेनाइट क्या है, आपका एसिडिक रॉक है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और लाइटर होता है कलर में, और बेसॉल्ट आपका डार्कर होता है कलर में। यहां देखिए ये जो बेसिक रॉक्स है आपके वो मोर डेंस एंड डार्कर इन कलर होते हैं। अब आगे चलते हैं। एसिडिक जो मैग्मा होता है आपका वो कूल करता है बहुत ज्यादा फास्ट, जहां पे आपका हाई कंटेंट सिलिका का देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पे आपकी मैग्मा की कूलिंग होगी फास्ट, और वो हाईली विस्कस होता है। विस्कस मतलब आपका ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं करता, हाईली विस्कस होता है। जब भी वो अर्थ के सरफेस पे आता है जल्दी कूल हो जाता है और जल्दी सॉलिडिफाई होता है, और इसी वजह से यहाँ पे हमें एसिडिक मैग्मा की वजह से हाई माउंटेन्स देखने के लिए मिलती हैं स्टीप स्लोप्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब जो आपका बेसिक मैग्मा ये आपका कूल और सॉलिडिफाई क्या होता है, स्लोली होता है। और जब कोई भी मैग्मा आपका लिक्विड फॉर्म में होगा वो कूलिंग और उसकी सॉलिडिफिकेशन जो होगी वो धीरे धीरे होगी, बहुत धीरे होगी, तो वो आपका दूर तक फ्लो कर जाएगा। जब वो आपका दूर तक फ्लो करेगा, ये देखिए इट फ्लोज एंड स्प्रेड्स फार अवे, तो ये क्या बना देता है, दूर तक जब फ्लो करता है तो हाई माउंटेन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर छोटी मोटी हिल्स बनती हैं आपकी, वोल्केनिक जो हिल्स बनती हैं वो आपकी कैसी बनेंगी फ्रेंड्स, वो आपकी यहाँ पे स्टीप स्लोप्स के साथ नहीं बनेंगी, क्योंकि वो कैसी बनेंगी, आपकी स्लांट स्लोप्स के साथ बनेंगी, स्लांट स्लोप्स के बाद जिनका स्लोप्स बिल्कुल भी स्टीप नहीं होगा, तो लो माउंटेन्स बनेंगी और प्लेटूज बनेंगे, शीट्स की तरह स्प्रेड हो जाता है यहाँ पे, तो आपको प्लेटूज देखने के लिए बनते इनसे बनते हैं, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेटू है। चलिए वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो बेसिक रॉक्स हैं आपके, उसके एग्जांपल देखिए, बेसॉल्ट जिससे हमारी ओशनिक क्रस्ट बनी हुई है, गैब्रो एंड डोलराइट, और जो आपके एसिडिक रॉक्स के एग्जांपल है ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सबर्ग। चलिए अगर हम अब इसके बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं, तो पहला है हमारे
पास प्लूटोनिक रॉक्स, दूसरे हैं हमारे पास वोल्केनिक रॉक्स। ये प्लूटोनिक रॉक्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास अर्थ के सरफेस पे नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ डेप्थ पे बनते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। जब मैग्मा बाहर आ रहा होता है अर्थ की क्रस्ट से अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के लिए, तो वो अर्थ की क्रस्ट में ही कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उन रॉक्स को, ऐसे रॉक्स को जो अर्थ की क्रस्ट में बनते हैं, उनको हम प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। और जो आपके वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, ये आपके मोल्टन रॉक्स जो आपके पोर्ड आउट ऑफ वोल्केनोज एज लावास, यानी कि जो आपके वोल्केनिक कोन्स होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, वहां से आपका मैग्मा निकलता है और अर्थ की सरफेस पे आता है। अर्थ की सरफेस पे आके वो आपका सॉलिडिफाई होता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम वोल्केनिक रॉक्स, जो आपके अर्थ के सरफेस पे बनते हैं। ये आपके सॉलिडिफाई करते हैं रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, इसी वजह से इनके क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं। देखिए सरफेस पे आ जाएगा तो जल्दी सॉलिडिफाई करेगा, जल्दी कूल होगा। अब प्लूटोनिक रॉक्स की बात करते हैं, अर्थ के क्या होता है, अर्थ के अंदर बनता है, क्रस्ट के अंदर बनता है, तो इसलिए इसकी जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होती है वो आपकी धीरे होती है, और इसी वजह से यहाँ पे लार्ज ग्रेन क्रिस्टल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये अर्थ के अंदर बनते हैं, क्रस्ट के अंदर बनते हैं, तो इसलिए इनको इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। यहाँ पे ये आपके अर्थ के सरफेस पे बनते हैं, यानी कि अर्थ के बाहर, इसलिए इनको एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है। और जो आपके वोल्केनिक रॉक्स हैं अर्थ के बाहर जो है, उनसे आपका क्या बना है, कोलंबिया स्नेक प्लेटू बना है आपका यूएसए में, और डेकन प्लेटू बना है आपका इंडिया में। ये प्लेटू आपका स्नेक की फॉर्म में लगता है, इसलिए इसका स्नेक का नाम दे दिया है। और जो आपके प्लूटोनिक रॉक्स हैं, ये दीज अपीयर ऑन सरफेस, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट के अंदर बनते हैं। ये सरफेस पे कब अपीयर होंगे, या तो ये अपलिफ्ट हो जाते हैं, कोई अपलिफ्टमेंट हो गई अर्थ की क्रस्ट में, ऊपर आ गया, ठीक है, तभी आपको दिख जाएंगे ये रॉक्स, अपीयर कर जाएंगे अर्थ के सरफेस पे। या फिर डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन का मतलब वेदरिंग हुई, इरोजन हुई, और जो इन रॉक्स के ऊपर वाले जो रॉक्स थे वो अपनी जगह से हट गए और ये रॉक्स आपको अर्थ के सरफेस पे नजर आने लगे डेन्यूडेशन की वजह से, ठीक है। इन रॉक्स के जो एग्जांपल है आपके प्लूटोनिक रॉक्स के, ग्रेनाइट, डियोराइट और गैब्रो हैं। चलिए अगर हम अब कोलंबिया प्लेटू की बात करते हैं, तो ये जो आपका यूएसए का आपका जो वेस्ट वाला पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, ये आपका देखिए ग्रे वाला पोर्शन, ये आपका कोलंबिया प्लेटू बनाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, कोलंबिया स्नेक प्लेटू बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। और ये किससे बना है, ये आउटपोरिंग ऑफ लावा की वजह से बना है। जब मैग्मा आपके अर्थ के सरफेस पे आया, यहाँ पे कहीं मैग्मा को जगह मिली होगी नीचे, ठीक है, प्लेट्स क्या कर रही होंगी आपकी, ये चलिए वो बाद में बताएंगे आपको प्लेट्स वाला कंसेप्ट। बट ये जो कोलंबिया प्लेटू, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि मैग्मा यहाँ पे नीचे से ऊपर आया, अर्थ की क्रस्ट से होते हुए अर्थ के सरफेस पे आया, और वो ऐसे स्प्रेड कर गया, इस शेप में स्प्रेड किया, और इस शेप का आपका लावा का प्लेटू बन गया। और ये कौन से उससे बना है फ्रेंड्स, इसको हम बेसॉल्ट प्लेटू बोलते हैं। किससे बना है, बेसॉल्ट, मैंने बताया ना आपका डार्कर और डेंसर होता है बेसॉल्ट। चलिए अब इंडिया के डेक्कन प्लेटू की भी बात करते हैं। तो इंडिया का डेक्कन प्लेटू अगर आप देखा जाएगा, आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है इंडिया का डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे आपको बहुत सारी माउंटेन्स देखने को मिलती है। देखिए ये डेक्कन प्लेटू है, मैंने आप जहां पे आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में बाउंड्री ड्रॉ की है, ये सारा हमारा डेक्कन प्लेटू है। और ये भी आपकी आउटपोरिंग हुई थी लावा की, जब इंडियन प्लेट की मूवमेंट हो रही थी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। वो हम बताएंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब वो इंडियन प्लेट की मूवमेंट भी बताएंगे आपको, नॉर्थ की तरफ हो रही थी। तो यहाँ से कंटिन्यूअसली आपका हॉटस्पॉट से लावा आउटपोर करता रहा, और ये लावा आपका कैसा है, बेसॉल्ट, बेसिक लावा था, वो दूर दूर तक स्प्रेड कर गया, और उसकी वजह से आपका डेक्कन प्लेटू बना। चलिए फिर जो हमारे पास लास्ट टाइप के यहाँ पे आपके रॉक्स आते हैं, पहला हमने पढ़ा था ओरिजिन के बेसिस पे आपका प्लूटोनिक, दूसरा वोल्केनिक, तीसरा हम पढ़ता है हाइपरबेसल और इंटरमीडिएट रॉक्स। इंटरमीडिएट इनको किस लिए बोलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट नेक्स्ट जब मैं पीपीटी बनाऊंगा तो आगे से पक्का ध्यान होगा, वेरी सॉरी। देखिए ये यहाँ पे बेथोलिथ आपका, ये जो आपको नीचे वाला बहुत बड़ा रॉक्स दिख रहा है, ये आपके प्लूटोनिक रॉक्स है, जो आपके ज्यादा डेप्थ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जहां पे आपके सॉलिडिफाई और कूल होते हैं, वो आपके प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं। और जो आपके सरफेस पे आके जो है आपके यहाँ पे माउंटेन बनी है, वोल्केनिक कोन बना है, और जो सरफेस पे आपके रॉक्स बनते हैं उनको हम वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। और जो आप इनके प्लूटोनिक रॉक्स और वोल्केनिक रॉक्स के बीच में आपके जो रॉक्स बनते हैं यहाँ पे, किसकी वजह से, मैग्मा की वजह से, मैग्मा की कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की वजह से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपरबेसल। इसी वजह से इनको इंटरमीडिएट रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स के बीच में फॉर्म होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मोल्टन लावा पुश करता है अपने आप को ऊपर जाने के लिए, अर्थ के सरफेस पे जाने के लिए पुश करता है क्रस्ट के थ्रू, बट वो कई बार क्या हो जाता है, उसको जगह मिलती है बट वो सॉलिडिफाई हो जाता है बीच में ही, प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक्स के बीच में ही सॉलिडिफाई हो जाता है एज वर्टिकल डाइक्स। देखिए ये जो आपको यहाँ पे वर्टिकल रेड वाला पोर्शन मिल रहा है ना, वर्टिकल जो पोर्शन मिल रहा है, इसको हम डाइक्स बोलते हैं। जो वर्टिकली आपका ये मैग्मा कूल और सॉलिडिफाई होता है, इसको हम डाइक्स बोलते हैं। और जो आपको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मैग्मा कूल और सॉलिडिफाई हुआ है, देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली वालों को, इनको हम सिल्स बोलते हैं। तो सॉलिडिफाई हो जाता है वर्टिकल डाइक्स एंड हॉरिजॉन्टल सिल्स। तो ये थे आपके इग्नियस रॉक्स। चलती है, चलिए नेक्स्ट रॉक पे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। अगर यहाँ पे हम देखें तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनते हैं वो एक लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है उसके थ्रू बनते हैं। और ये लिथिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, चलिए पहले यहाँ देखिए, इस वाली फिगर में देखिए, जो आप पहले कोई भी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स हो, मेटामॉर्फिक रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक, तीनों रॉक्स में से कोई भी हो, कोई भी टाइप का रॉक हो, जब उस रॉक की आपकी वेदरिंग होगी, देखिए वेदरिंग क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। बहुत सारे केमिकल वेदरिंग होती है, आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है। जब कोई रॉक है आपका, कोई भी रॉक हो, ध्यान रखना कोई भी रॉक, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक, तीनों में से कोई भी रॉक हो, उसकी जब वेदरिंग होगी वो अपने फ्रेगमेंट्स में, एक बहुत बड़ा रॉक फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा रॉक। उस वेदरिंग के बाद क्या होता है, अब उस रॉक की ट्रांसपोर्टेशन होती है। जब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जो छोटे छोटे रॉक पीसेज होंगे, उनको एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उसको। और वो कौन करते हैं, वो डिफरेंट एजेंसीज करेंगी। जैसे कि आपका ऊपर से पानी बह के आ रहा है तो वो वाटर कर देगा, ग्लेशियर भी लेके जा सकते हैं, विंड भी, और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है ग्रेविटी के थ्रू, वो आपका कहां से आते हैं, हायर स्लोप से लोअर स्लोप पे लाके उन्हें डिपॉजिट कर देता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। डिपोजिशन हो गया। अब इस डिपोजिशन से क्या होता है, उन जो अब एक जगह जमा हो गए आपके रॉक के, जो आपके टूटे हुए जो फ्रेगमेंट्स है, स्मॉल स्मॉल पीसेस एक जगह जमा हो गए। अब लिथिफिकेशन के प्रोसेस से ये क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आपके बन जाते हैं फ्रेंड्स। अब ये देखिए लिथिफिकेशन क्या होता है आपका, प्रोसेस बाय विच अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड रॉक्स। जो आपके छोटे छोटे बिखरे हुए टूटे रॉक्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आपके एक सॉलिड रॉक बन जाता है, ठीक है। और वो लिथिफिकेशन में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, ये आपका आता है कंपैक्शन और सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का मतलब होता है उन्हें जो छोटे अलग अलग जो रॉक्स के मटेरियल होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है, इसका मतलब है सीमेंटेशन। और कंपैक्शन क्या होता है कि उन फ्रेगमेंट्स के ऊपर जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है उनके ऊपर कहीं से कुछ प्रेशर पड़ेगा, कुछ दबाव आएगा, कुछ होगा तो वो कंपैक्ट हो जाएंगे एक, और क्या हो जाएंगे, एक सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रू कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। तो याद रखना ये होता है आपका लिथिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। और जो लेयर्स होती हैं, जो भी रॉक्स बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक, तो आपके लेयर्ड यानी कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, अलग अलग टाइप की लेयर्स होती है। देखिए इस वाली फिगर में देखिए यहां पे आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं, दिख रहे हैं ना आपके अलग अलग लेयर्स, तो इनको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये आपके क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। इग्नियस जो आपके क्रिस्टलाइन बढ़िया कैसे होंगे, नॉन क्रिस्टलाइन। यहाँ पे आपके फॉसल्स भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इन रॉक्स को हम फॉसिलिफरस भी कहते हैं। यहाँ पे एनिमल्स के, प्लांट्स के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपको फॉसल्स देखने के लिए मिलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, सैंडस्टोन एंड शेल। फिर ये आपके जो रॉक्स होते हैं जनरली पोरस होते हैं और वाटर को अलाउ करते हैं टू परकोलेट, और वाटर इनके अंदर क्या करता है, सीप कर जाता है। उसके बाद जो लेयर्स हैं आपकी और फॉसल्स हैं, ये आपके खाली किस में मिलते हैं फ्रेंड्स, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो आपकी लेयर्स यानी कि जो आपके स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं और फॉसल्स, वो खाली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने के लिए मिलते हैं, बाकी किसी रॉक में नहीं मिलता है देखने के लिए। चलिए जो टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक देख लेते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड। यहाँ पे कैसे बनते हैं, एक्यूमुलेशन होता है, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हुई, एक जगह जाके इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है जो, और उसके बाद क्या हो गया, उनमें लिथिफिकेशन प्रोसेस हो गया, सीमेंट हो गया, वो टुगेदर एक साथ आ गए और एक सॉलिडिफाई हो गया, एक रॉक बन गया। तो ये है आपके मैकेनिकली फॉर्म्ड। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, सैंडस्टोन हो गए, कॉन्ग्लोमरेट्स हो गए, कॉन्ग्लोमरेट्स आपके एंगुलर वगैरह शेप के होते हैं, ब्रेशिया होता है आपका एंगुलर शेप का, ये राउंडेड पेबल्स होते हैं बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, शेल है, मडस्टोन है, शेल और मडस्टोन एक ही है। फिर सैंड और ग्रेवल है, सैंड देखते हैं ना आप, रेती, उसको सैंड बोलते हैं, ग्रेवल छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं। सेकंड देखिए ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जो आपके रॉक्स होते हैं, ठीक है, ये आपके फॉर्म होते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिक। आ गई यहां पे आपकी बात, जो कुछ आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कोरल्स और शेलफिश, ये जब आपके मर जाते हैं तो इनका स्केलेटन जो होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका कैल्सेरियस टाइप का होता है फ्रेंड्स। कैसा होता है, कैल्शियम से बना होता है इनका स्केलेटन, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कैल्शेरियस रॉक्स बोलते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या है आपके, लाइमस्टोन और चॉक्स। और ये क्या है आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स है। और जो दूसरा टाइप है आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स का, वो है आपको कार्बोनेशियस रॉक्स। ये आपके कार्बन के बने होते हैं। देखिए जो आपका वेजिटेटिव मैटर होता है, जैसे आपके ट्रीज हो गए, वुड हो गई, ये आपका क्या होता है, ये आपका बरी हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ। बहुत हजारों 2000 हजारों साल लेते हैं, कितने हजार, बहुत टाइम लेता है, बरी हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ। ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हीट होता है, उस प्रेशर और हीट की वजह से आपके क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं आपके रॉक्स में, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स में, ठीक है। पीट, लिग्नाइट या कोल, जो आपका कोल, आप कोल की माइनिंग करते हैं, वो आपको अर्थ के अंदर से निकालना पड़ता है ना माइन करके, तो जो आपका कोल होता है ना वो आपका वुड से बना होता है, बहुत टाइम से प्रेशर और हीट उस पर अपना रोल प्ले करता है। उसकी वजह से ये जो आपके वेजिटेटिव मैटर होता है, जैसे आपके स्वैम्स होते हैं, यहाँ फॉरेस्ट होते हैं, तो ये आपको पीट, लिग्नाइट, पीट और लिग्नाइट जो है, एंथ्रासाइट और ब्यूटामीन, ये आपकी कोल की वेराइटीज है। और आपका ये आपका कार्बोनेशियस जो टाइप है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। इनके एग्जांपल है पीट, लिग्नाइट और ये, इनको हम कोल्स बोलते हैं।
तीसरा है आपका केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। ये जो आपके रॉक्स है कहां बनते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसी लेक्स होते हैं या फिर कोई ऐसा डिप्रेशन जहां पे आपका वाटर कलेक्ट हो जाता है और वहां पे जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। सच रॉक्स आर प्रेसिपिटेटेड केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशंस। ये आपके कैसे होता है, ठीक है, देखिए सॉल्यूशन है आपका, वहां उस सॉल्यूशन में क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट है आपका। अब वो वाटर आपका इवेपोरेट हो गया है तो आपके क्या रह गया है, वहां पे सॉल्ट रह गए और वहां से उस सॉल्ट के आपके क्या बन जाते हैं, रॉक्स बन जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उनको हम केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया जिप्सम, जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ये आपका ऑब्टेन कैसे होता है, देखिए एक सॉल्ट लेक है, डेड सी जो है हमारे पास एक सी है, इसको हम लेक भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सैलिनिटी है वो बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। तो यहां पे जब आपका पानी इवेपोरेट हो जाता है तो यहां पे क्या बचता है, आपका जिप्सम बचता है, कैल्शियम सल्फेट, और वो हमारा एक आपका रॉक होता है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। पोटेश और नाइट्रेट्स भी आपको ऐसे ही मिलते हैं, जब आपका जो आपका वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और बाद में क्या बचता है, पोटेश और नाइट्रेट बचता है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार डेड सी की हम लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये आपका एशिया में है, ये आपकी जॉर्डन कंट्री है, जॉर्डन कंट्री आपके ईस्ट में है, इजराइल आपके वेस्ट में है, ठीक है। उसके बीच में आपका क्या पड़ता है, डेड सी, और यहाँ की सैलिनिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और यहाँ से आपको क्या बोलता है, जब इवेपोरेशन होती है पानी की, यहाँ से हमको जिप्सम ऑब्टेन होता है जिसको हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा 2001 में प्री में कि यहां पे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। पहला है दे आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स। यहां पे देखिए बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट आपकी, और हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स का अगर मैं मतलब बता देता हूं आपको, मैंने आपको बताया था कि जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये आपके फॉर्म कैसे होते हैं, पहले तो वेदरिंग होगी, रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा कोई भी रॉक, फिर उसको ट्रांसपोर्ट होगा, एक जगह पे आके इकट्ठा होगा, फिर वहां लिथिफिकेशन के प्रोसेस से वो बनता है। अब हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स का मतलब है जो भी आपके वाटर से रिलेटेड है, जैसे कि आपके वेव्स हो गई, ठीक है, उसके बाद आपके ग्लेशियर के एक्शंस हो गए, वो ग्लेशियर्स वेव्स आपकी वेदरिंग भी कराती हैं और वाटर आपका ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, एक से दूसरी जगह डिपॉजिट करने का भी काम करता है, समझ रहे हैं। ग्लेशियर हो गया, रिवर वाटर हो गया, आपका रन ऑफ जो आपकी रेन होती है उसका जो रन ऑफ होता है वाटर का वो हो गया, वेव्स वाला हो गया आपका ओशन वाला, वेव्स इरोजन हो गया। तो उन सब चीजों से आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, बिल्कुल वेदरिंग भी होती है और एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराते हैं, डिपोजिशन होती है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। देखिए यहां पे भी स्पेलिंग आपकी फॉर्मेशन की गलत होगी, क्या है, फॉर्मेशन है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। हां जी बिल्कुल, वेदरिंग होती है पहले जो बने हुए रॉक्स हैं, फिर ये फॉसल्स कंटेन करते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपके स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेयर्स में आकर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, आपकी चारों की चारों जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट हो गई हैं। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, बस आपको एक क्वेश्चन बताया है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आंसर क्या है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे लास्ट रॉक की तरफ जो कि हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। पहले ये देखिए मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है आपका चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि जो पहले हमारे एग्जिस्टिंग रॉक्स थे उनकी फॉर्म चेंज हो गई है और अब वो नए रॉक्स बने, उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। अब जो जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन विच कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो पहले आपके इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स थे या फिर मेटामॉर्फिक्स जो भी रॉक्स थे, पहले कोई भी आपके कंसोलिडेटेड रॉक्स थे, उनका क्या होता है, वो रिक्रिस्टलाइजेशन के अंदर चले जाते हैं, दोबारा से क्रिस्टल्स उनमें रीसेट होते हैं, रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, उनके अंदर के जो मिनरल्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, उनमें क्या हो जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, आपके केमिकल और जो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी चेंज हो जाती हैं विद इन द ओरिजिनल रॉक। जो ओरिजिनल रॉक होता है ना, उसके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से वहां पे उनकी जो प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाती हैं। और ये किस वजह से होती है रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, ये होता है आपका पीवीटी चेंजेस की वजह से, यानी कि पी मतलब प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड लास्ट है टी आपका टेम्परेचर। ये देखिए कहीं ज्यादा प्रेशर हो जाता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हीट, इनके कांटेक्ट में आने पे जो आपके पहले से कंसोलिडेटेड रॉक्स होते हैं वो उनमें रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है उन ओरिजिनल रॉक्स के अंदर, उनके मटेरियल्स के अंदर, और उसके बाद फिर वो आपकी मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म बनती है, उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। अब ये कैसे कैसे होगा, देखिए अगर कोई हमारे पास पहले से कंसोलिडेटेड रॉक्स एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो वहां अगर टेक्टोनिक प्रोसेस हुआ तो ये क्या हो जाता है, टेक्टोनिक प्रोसेस है। टेक्टोनिक प्रोसेस में आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना, अर्थ जो है हमारे पास वो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है हमारे पास वो मूव करती हैं। जब वो टेक्टोनिक मूवमेंट होगी तो वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करेंगी और कोई प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाएगी। मैंने बताया था ना सबडक्शन होता है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी तो वहां फ्रिक्शन होता है बहुत ज्यादा, और उस फ्रिक्शन की जब वो प्लेट नीचे जाती है, मैग्मा के कांटेक्ट में आती है, नीचे चले जाते हैं, उनके ऊपर वाले जो रॉक
रॉक्स होते हैं वो प्रेशर डालते हैं उनकी वजह से, ठीक है, और नीचे जाती है मैग्मा में, अगर मैग्मा को टच कर जाती है तो वहां बहुत ज्यादा हीट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस वजह से जो ओरिजिनल रॉक होता है, आपका कंसोलिडेटेड रॉक होता है, वो आपका क्रिस्टलाइज हो जाता है, रीऑर्गेनाइज हो जाता है, और उसके जो प्रॉपर्टीज होती है रॉक की चेंज हो जाती है, और उनको हम मेटामॉर्फिक, जो नया रॉक बनता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। दूसरा, मोल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आ गई अगर क्रिस्टल रॉक्स, हमारे पास क्रस्ट जो मैंने बताया ना आपको, सबडक्टिंग जो प्लेट है, नीचे जा रही है जो प्लेट, अगर वो मोल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहां पे भी आपका मेटामॉर्फिज्म अप्लाई होता है। फिर है आपका प्रेशर। अंडरलाइंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय ओवरलाइंग रॉक्स, उसकी वजह से भी होता है। तो टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से भी सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये इसके मेन आपके जो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा मेटामॉर्फिज्म होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके बनते हैं। लेकिन जो ये रॉक्स बनते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, इनकी अलग ही प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, इनकी दो प्रॉपर्टीज और है, फॉइलेशन और लिनिएशन इनमें देखने के लिए मिलती है। फॉइलेशन, लिनिएशन क्या होती है? कुछ जो रॉक ग्रेन्स होते हैं आपके या फिर मिनरल्स होते हैं वो आपके अरेंज हो जाते हैं लेयर्स और लाइंस में। देखिए, एक रॉक में बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं, या एक मिनरल हो सकता है, तो अलग अलग मिनरल होंगे तो अलग अलग लाइंस में अपने हिसाब से अरेंज हो जाएंगे जब वो आपका, उनका क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के अंडर जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है, आपका जो मिनरल्स और मटेरियल्स होते हैं वो आपके अरेंज हो जाते हैं एक ऑल्टरनेटिंग थिन टू थिक लेयर में, ठीक है। यहां देखिए, ये कोई पहले यहां पे कोई थिक लेयर बन जाएगी, डार्क लेयर आ जाएगी, फिर यहां पे थिन लेयर आ जाती है। तो इस वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपका ये भी बेंडिंग भी इन रॉक्स में देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपके जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल ग्रेन्स या फिर मटेरियल जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग थिन और थिक लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको मैंने लिनिएशन या फॉइलेशन का एग्जांपल दिखाया है। देखिए कैसे लाइंस में ये आपके, देखिए यहां पे देख पा रहे होंगे आपके कैसे लाइंस में आपके यहां पे इस रॉक्स में अरेंज हो गया है, ठीक है। ये लाइंस आप देख पा रहे हैं, तो यही होता है आपका लिनिएशन और फॉइलेशन। चलिए, अब ये जो आपके दो टाइप के मेटामॉर्फिज्म होता है, दो टाइप का प्रोसेस होता है, पहला होता है डायनामिक, दूसरा होता है थर्मल। डायनामिक क्या होता है, यहां पे आपका जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है वो क्या बनता है, अंडर हाई प्रेशर विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंजेस। देखिए यहां पे क्या होता है, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। मेटामॉर्फिक जो रॉक बनता है वो अंडर हाई प्रेशर बनता है, रिक्रिस्टलाइज और रीऑर्गेनाइज होता है अंडर हाई प्रेशर, बस केमिकल चेंजेस जो यहां पे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। देखिए दूसरा है आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म। यहां पे जो मटेरियल होता है रॉक का वो आपका केमिकली ज्यादा ऑल्टर करता है, केमिकली ऑल्टरेशंस ज्यादा आती हैं एंड रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर। देखिए यहां पे डायनामिक में प्रेशर आपका रोल प्ले कर रहा था, यहां पे क्या होता है, केमिकली ये भी ऑल्टर हो रहा है, तो यहां पे आपका टेम्परेचर यानी कि हीट आपका रोल प्ले कर रही है। अब जो आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म है ये आपका दो टाइप का है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म का पहला जो टाइप है वो आपका कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है, जो आपके हॉट मोल्टन मैग्मा के कॉन्टैक्ट में अगर आपकी क्रस्ट के रॉक्स आ जाते हैं तो आपका क्या होगा, अंडर हाई टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे और दोबारा से उनका कुछ अलग, अब जब वो, ठीक है, तो मैग्मा बन जाएगा दोबारा। देखिए फिर से समझिए, कोई भी आपका क्रिस्टल रॉक्स, मान लीजिए कोई प्लेट आपकी सबडक्ट हो गई, नीचे चली गई और वो मैग्मा में जाके वो क्रिस्टल रॉक्स उसके मैग्मा को टच कर गए, तो बहुत ज्यादा हीट होती है उस मैग्मा की। उस हीट और उस ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो आपके पहले रॉक्स थे, क्रिस्टल रॉक्स थे, वो भी क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो मैग्मा बन जाएगा। और जब वो मैग्मा आपका बाहर आता है अर्थ पे, प्लूटोनिक या वोल्केनिक रॉक्स बनाता है, तो वो क्या होते हैं आपके, वो अलग आपके रॉक्स बनते हैं, क्या बन जाते हैं, नए रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जो ये किस वजह से होता है, टेक्टोनिक शियरिंग की वजह से होता है। फ्रेंड्स ये क्या होता है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, देखिए ये आपकी दो प्लेट्स हैं, ये कैसे मूव कर रही है, एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है, एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है, तो इनमें क्या होगा, यहां पे कुछ घर्षण होगी, फ्रिक्शन होगा, शियरिंग होगी, उसकी वजह से जो प्रेशर है, हीट है, टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो आपका इस टेक्टोनिक शियरिंग की वजह से जो भी आपका नए मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, उसको हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। यहां पे आपका हीट की, ये आपका क्या है, यहां पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस शियरिंग की वजह से भी आपकी हीट ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और ये केमिकली ऑल्टर कर जाते हैं। तो ये था आपका मेटामॉर्फिज्म। चलिए, आपके कुछ मेटामॉर्फोज रॉक्स हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो हमारे सिंपल रॉक्स थे, अब वो किसके इन्फ्लुएंस में आए और मेटामॉर्फोज रॉक्स कौन से बने। ग्रेनाइट का अगर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आया तो नीस बन गया, शेल से आपका शिस्ट बन गया प्रेशर के इन्फ्लुएंस में, फिर सैंडस्टोन आपका हीट के इन्फ्लुएंस में क्वार्टजाइट बन जाता है, लाइमस्टोन आपका हीट के इन्फ्लुएंस में मार्बल बन जाता है, क्ले हीट के इन्फ्लुएंस में स्लेट, और बाद में स्लेट को और हीट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो फिलाइट बन जाता है, कोल हीट के इन्फ्लुएंस में आके आपका ग्रेफाइट बनता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके लिए, यूपीएससी ने 2001 में क्वेश्चन भी पूछ लिया कि क्वार्टजाइट किसका मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म है, क्वार्टजाइट कौन से रॉक का मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए।
चलिए इस लेक्चर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रॉक साइकिल। ये कैसे होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली फिगर में पहले ध्यान दीजिए, ये जो आपका मैग्मा है, मैग्मा से क्या होगा, आपका मैग्मा आपका बाहर आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको पता है ना, दो तरह के रॉक्स बनते हैं, इग्निशियस प्लूटोनिक होते हैं और एक वोल्केनिक होते हैं। प्लूटोनिक आपके इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं जो आपके अंदर ही क्या हो जाते हैं, कूल कर जाते हैं और सॉलिडिफाई कर जाते हैं। तो मैग्मा अगर क्रिस्टलाइजेशन हो गई, उसकी अंदर ही कूल और सॉलिडिफिकेशन हो गया, तो इंट्रूसिव रॉक्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरे रॉक्स बनेंगे आपके, मान लीजिए मैग्मा आपका बाहर निकल जाता है, देखिए वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, बाहर आके अर्थ के सरफेस पे आकर लावा बन जाएगा, तो यहां पे सॉलिडिफिकेशन जो है, जो रॉक्स यहां पे बने हैं उनको हम वोल्केनिक रॉक्स कहेंगे, ठीक है। और ये वाला जो रॉक्स यहां बना है वो भी इग्नियस है, ये वाला जो रॉक्स है वो भी इग्नियस है, बस डिफरेंस क्या है, एक अंदर बना है इंट्रूसिव और एक बाहर बना है एक्सट्रूसिव, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये इग्नियस रॉक्स बन गए हैं तो इन इग्नियस रॉक्स की क्या होगी, आपकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग आपको पता है ना, छोटे छोटे रॉक्स के फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वेदरिंग के बाद क्या हुआ, जब छोटे छोटे रॉक के फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया तो बहुत सारे एजेंट्स हैं, विंड है, वाटर है, उनकी वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, एक दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह ले गए इनको, हायर से लोअर स्लोप पे ले गए, लोअर स्लोप पे जाके इनका डिपोजिशन हो गया, एक जगह इकट्ठे हो गए। उसकी वजह से बहुत सारे जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स थे वो आपकी लिथिफिकेशन की वजह से क्या बन गए, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। फ्रेंड्स याद रखना, लिथिफिकेशन की वजह से क्या बन गए, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। और जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपके लिथिफिकेशन में क्या आता है, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, ये मैंने बताया था आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपके मेटामॉर्फिज्म के अंडर चले जाते हैं, यानी कि तो वो क्या बनते हैं, फिर आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। और दोबारा जब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके हॉट मैग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, मैंने बताया था ना आपको, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो हॉट मैग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं और दोबारा मैग्मा बन जाता है, और फिर यही मैग्मा आपका ऊपर जाके इग्नियस रॉक बनता है। तो ऐसे ये रॉक साइकिल पूरी आपकी चलती रहती है फ्रेंड्स। अब यहां देखिए, जो आपके इग्नियस रॉक्स थे, इंट्रूसिव रॉक्स थे, अब जब यहां पे जो ऊपर वाला ओवरलाइंग मटेरियल है, जब ये डेन्यूड हो जाता है या फिर इन रॉक्स की अपलिफ्टमेंट हो जाती है, अर्थ का पार्ट पूरा उठ जाता है अपलिफ्ट एंड एक्सपोजर पे, ये फिर क्या हो जाएगा, ये वेदरिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, फिर वेदरिंग होगी और फिर वही पूरा प्रोसेस आपका फॉलो होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इस वाले पोर्शन में देखिए यहां पे क्या होता है, आपके सबसे पहले आपके मैग्मा से, मैग्मा क्या हुआ, मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन हुआ, ऊपर आया या फिर अंदर, तो इग्नियस रॉक्स बन गए। अब इन इग्नियस रॉक्स की अगर डायरेक्ट मेल्टिंग हो गई, ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स आपके मैग्मा के कांटेक्ट में आ गए पहले ही, ठीक है, ना वेदरिंग हुई, ना सेडिमेंट्री बने इनमें से, ना मेटामॉर्फिक बने, पहले ही इग्नियस रॉक आपके मेल्ट हो गए, मैग्मा के कांटेक्ट में आ गए, तो दोबारा मैग्मा बन जाएगा और दोबारा से फिर से मैग्मा से इग्नियस रॉक्स आपके बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इग्नियस रॉक्स अगर हीट एंड प्रेशर के अंडर आ गए, तो हीट और प्रेशर क्या है, पीवीटी चेंजेस, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा डायरेक्ट ही। तो अब इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग हुई, इरोजन एंड डिपोजिशन और लिथिफिकेशन से क्या बन गए, कंपैक्शन एंड लिथिफिकेशन, सेडिमेंट्स बने, एक जगह इकट्ठे हो गए, अनकंसोलिडेटेड है लेकिन अभी ये, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, कंपैक्शन और सीमेंटेशन की वजह से क्या बन गए, आपका लिथिफिकेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। अब इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, हीट और प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। और उसके बाद देखिए, फिर अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स का, इनका सेडिमेंट्री रॉक्स बने ना वेदरिंग एंड इरोजन के डिपोजिशन के बाद, लिथिफिकेशन के बाद, अगर फिर से इन सेडिमेंट्री रॉक्स की आपकी वेदरिंग हो जाती है, इरोजन और डिपोजिशन, तो दोबारा क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इन सेडिमेंट्स का आपका कंपैक्शन और सीमेंटेशन यानी कि लिथिफिकेशन के थ्रू दोबारा ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही बन जाते हैं। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। अब देखिए, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, अगर इनका भी आपका क्या हो जाता है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हो जाता है, तो ये सेडिमेंट्स बन जाएंगे और इन सेडिमेंट्स का कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन के बाद दोबारा सेडिमेंट्री रॉक्स आपका बन जाता है। और अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही आपके डायरेक्ट आपके मैग्मा के कांटेक्ट में आके मेल्ट हो जाते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, मैग्मा बन जाते हैं, जिसके बाद आपका फिर से इग्नियस रॉक बनता है। तो फ्रेंड्स ये है आपकी रॉक साइकिल, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले सेडिमेंट्री बनेगा फिर मेटामॉर्फिक, नहीं, इग्नियस रॉक डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कन्वर्ट हो सकता है आपका सेडिमेंट्री रॉक में। और आपके तीनों की तीनों इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक अगर डायरेक्ट मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हीट से क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और डायरेक्ट मैग्मा बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है। और आज के लेक्चर में हमने ये सारा चीज पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आपका पूरा अर्थ का इंटीरियर के सोर्सेज पढ़ लिए हैं, डिफरेंट लेयर्स पढ़ ली हैं, कुछ लोकेशंस भी देख लिए, 2-3 मैप बेस्ड लोकेशन देख लिए, जैसे डेड सी, डेक्कन प्लेटू देख लिया है आपका, और आपका कोलंबियन स्नेक प्लेटू देख लिया, बेसॉल्ट से बने हुए हैं, ठीक है। फिर हमने डेंसिटी, टेम्परेचर डिफरेंसेस, 3 टाइप के रॉक्स पढ़ लिए, रॉक साइकिल पढ़ लिया, मेटामॉर्फोज्ड, और 2-3 क्वेश्चंस भी हमने किए हैं फ्रेंड्स। तो ये अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपके
आपको मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम मिल जाएगा, आप मुझे वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको और पूछ सकते हो और मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम आपका सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको लेक्चर हमारा कैसा लगा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज, ताकि मैं अगर मेरे लेक्चर में कोई कमी हो तो वो भी मैं आपका रेक्टिफाई कर सकूं, आपको और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं और अच्छे से आपके लिए लेक्चर बना सकूं। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए, और जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूं वो प्लीज आप कमेंट में मुझे आंसर करके बताइए, इससे आपकी रिवीजन अच्छी होगी, याद अच्छा रहेगा। चलिए बाय।